तो आप ऐसा अज्यूम करिए कि हिंदुस्तान के किसी भी घर में एक टीवी चल रहा है, ठीक है। टीवी पे लोकसभा टीवी लाइव आ रहा है, मतलब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसमें लोकसभा टीवी लाइव आ रहा है। अब वहां पर लोकसभा टीवी में हम ये देखते हैं कि एक तरफ बैठी है जो गवर्नमेंट, जिसकी सरकार है, जो सत्ता में जो पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ है अपोजिशन। अपोजिशन के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो है मिस्टर राहुल गांधी। मिस्टर राहुल गांधी उस टाइम एक स्पीच दे रहे हैं और उसमें वो बोलते हैं कि अपनी बचपन की बात बताते हैं कि देयर यूज्ड टू बी अ मैजिशियन, और वो कोई ट्रिक्स करता था, और मतलब एक्स वाई जेड वो ये बात बोलते हैं। तो उनको बीच में जो हमारे स्पीकर साहब है ओम बिरला जी, वो टोकते हैं और उनको बोलते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय महोदय, आप ये सब क्या बात कर रहे हैं, ये सब बातें आपको शोभा देती हैं। फिर भी वो अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं और रुकते नहीं है। तो ये जो पूरा सेटअप होता है, तो ये हमें कितना मनोरंजक लगता है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो हम लोग का ये ध्यान जाता है कि ये जो पार्लियामेंट है, जो ये सेशंस चलते हैं या जो स्पीचेस होती हैं, ये इतना हम लोग के लिए एंटरटेनिंग होता है, प्लस नॉलेजेबल भी होता है। इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? भाई पार्लियामेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आज जो हम लोग वोट करते हैं और हमारे एमपीज और एमएलए चुनते हैं, उन सब सिस्टम, इन सब का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो आज हम वही स्टार्टिंग जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का एक इतिहास होता है। आज हम पढ़ इंडियन पॉलिटी रहे हैं, लेकिन पॉलिटी का भी एक इतिहास है। भाई आज जो हम पॉलिटी देखते हैं, देश की जो राज्य व्यवस्था है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो हम पार्लियामेंट देखते हैं, वो सब, इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इनका इतिहास क्या है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास ड्यूरिंग कंपनी रूल के बारे में, ठीक है। अब इनको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रेस बैक होता है ईयर 1600 से। तो मैं आपको एक बैकड्रॉप बता देता हूँ, जो भी आज हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक कंपनी बनती है, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन में, ठीक है, इन ईयर 1600। अब वो जब कंपनी बनती है तो वहां की जो क्वीन होती है उस टाइम, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो कंपनी को ये चार्टर इशू करती है एक, कि आप जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो एक एक्सक्लूसिव चार्टर लेके जाएंगी और सिर्फ आपको ही ट्रेड मोनोपोली राइट्स हैं इंडिया में ट्रेड करने के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिर्फ उसी को ही एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इंडिया में ट्रेड करने को, और जो कोई दूसरी कंपनी है ब्रिटेन में, वो इंडिया में ट्रेड करने को नहीं जा सकती, ठीक है। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करेगी। अब वो कंपनी इंडिया आती है। जब वो इंडिया आती है तो वहां के जो एम्प्लॉयज यहाँ का सिनेरियो देखते हैं, तो वो देख के मतलब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि सच में इंडिया उस टाइम सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत शानदार हुआ करती थी, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स और इंडिया का एग्रीकल्चर, मतलब आप देखो बहुत बहुत पैसा था इंडिया में। स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, जो आज का प्रेजेंट डे हमारा बंगाल है, वो बंगाल नहीं हुआ करता था उस टाइम बंगाल जो था वो पूरा बांग्लादेश हुआ करता था। थोड़ा पार्ट उड़ीसा का आता था उसमें, थोड़ा पार्ट जो है असम वगैरह का आता था। तो उस समय बंगाल जो है वो बहुत फ्लरिश था। इसका मतलब है एग्रीकल्चर बहुत कमाल का था, ठीक है, बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1717 से, ठीक है। 1717 में एक मुगल शासक हुए फारूक शेर। तो फारूक शेर ने क्या किया, एक गोल्डन फरमान इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस गोल्डन फरमान में उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस मिले कंपनी को। ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस का मतलब है वो मिनिमल टैक्स देके ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कम उनको टैक्स देना है ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयज को, और वो वहां पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन उस टाइम गरीब हुआ करता था, ठीक है। वहां उस टाइम जो आप देखेंगे 16 सेंचुरी में या 17 सेंचुरी में, ब्रिटेन की हालत ठीक नहीं थी। तो जब उन्होंने यहाँ पे जब ये ट्रेड किया और उनको गोल्डन फरमान मिला, तो उन्होंने मिसयूज किया इसका। उन्होंने चंटे चालाकियां करी और कई उल्टे तरीके निकाले, ताकि कैसे ना कैसे जो लोकल मर्चेंट्स हैं हमारे इंडिया के, उनको परेशान किया जाए, ठीक है, उनसे पैसा लूटा जाए, इंडिया से किसी भी तरह से जो है वो धन की निकासी की जाए, मतलब यहाँ से जो है वो ड्रेन किया जाए वेल्थ। ये उनका जो भी है तरीके थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बंगाल में एक नवाब आते हैं, नवाब सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, वो जो थे, वो एक
एग्रेसिव किस्म के, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम, एक होता है ना कि जवान खून है, क्योंकि वो 21-22 साल के लड़के थे, तो उनका एक मतलब एक था एग्रेसिव नेचर था। उनको ये था कि नहीं, मैं यहाँ का नवाब हूँ, चाहे किसी ने भी जो है, सिराजुद्दौला, मैं यहाँ का नवाब हूँ बंगाल का, चाहे किसी भी मुगल शासक ने उस टाइम फरमान दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन मैं बंगाल को अपनी तरीके से चलाऊंगा। ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई देखो ब्रिटिशर्स, ये जो गोल्डन फरमान वगैरह था ये अब ओवर हो चुका है। अब तुमको तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड यहाँ कर सको। अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा टाइम पे, और फिर उसी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे मना कर देते हैं। प्लस क्या करते हैं कि एक फोर्ट विलियम था, उसका फोर्टिफिकेशन करने लग जाते हैं, मतलब वहां दीवार वगैरह खड़ी करने लग जाते हैं। इससे सिराजुद्दौला जो है वो भड़क जाते हैं, और सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं, और वहां पे जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको हिरासत में लेके और एक ब्लैक होल में डाल देते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, और ऐसा कहते हैं कि कालकोठरी में बंद रहने से कई ब्रिटिशर्स की वहां पे डेथ हुई। उससे जो उस टाइम जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, ये खासे चिढ़ गए, और चिढ़ने के बाद इन्होंने क्या है, वॉर डिक्लेयर कर दिया सिराजुद्दौला को, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो बंगाल ऑफ नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वॉर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि हम डायरेक्ट वॉर नहीं जीत सकते, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो है वो सेना बड़ी है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे चंड चालाकी करते हैं, ठीक है, कूटनीति खेलते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, उनका नाम था मीर जाफर, उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और इस तरीके से वो सिराजुद्दौला को मरवा देते हैं। ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर की मदद से जीत जाते हैं। एक पहला ये होता है कि ये फर्स्ट स्टेप था एक ब्रिटिश डोमिनेशन स्थापित होने का। विनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हो जाती है। तो रिजल्ट क्या था, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन बंगाल। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया बंगाल में, तो हालांकि मीर जाफर को बैठा दिया गया, बट वो एक पपेट नवाब थे, मतलब जो कंपनी के लोग कहते थे, ऑफिशियल्स कहते थे, वही वो करते थे, और पूरा जो रेवेन्यू था बंगाल का वो कंपनी के हाथों में एक तरह से आ गया। अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समय में, और होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस 3 लोगों के बीच में होता है। मतलब एक कंबाइंड सेना थी 3 लोगों की। वो कौन कौन थे, मीर कासिम तो जो थे वो मीर जाफर के दामाद थे। ठीक है। मीर जाफर को हटा के ब्रिटिशर्स मीर कासिम को ही गद्दी पे बैठा देते हैं, और वही जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, षड्यंत्र रच लेते हैं। दूसरे थे शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे, और तीसरे थे शाह आलम टू। शाह आलम टू जो थे वो शाह आलम टू जो थे वो उस टाइम के मुगल एम्पर थे। ठीक है। शाह आलम टू जो थे वो उस टाइम के मुगल शासक थे, और इन तीनों की जो तिकड़ी थी, जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू की, इन तीनों की तिकड़ी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बैटल होता है, और इसमें विनर होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ये जो था ये एक प्रोमिनेंट बैटल था, बैटल ऑफ बक्सर, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापत्य स्थापित कर दिया इंडिया में। ठीक है। इस रिजल्ट के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सुपरमेसी कंफर्म हो जाती है। फिर होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये जो ट्रीटी है ये आप हिस्ट्री में ढंग से पढ़ेंगे, फिर भी एक थोड़ा सा इसका समरी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी हुई, जो ट्रीटी करी रॉबर्ट क्लाइव ने, किसके साथ, पहले करी नवाब ऑफ अवध के साथ, शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी करी, और उनको बोला कि वॉर इंडेमनिटी के नाम पे आप हमें 50 लाख रुपए दो। वॉर इंडेमनिटी मतलब क्या होता है कि वॉर में किया आया हुआ खर्चा, कि भाई आपने वॉर किया, ठीक है, तो आप हमें 50 लाख रुपए दो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पहले नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए ले ली। दूसरी जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दूसरा जो उन्होंने ट्रीटी करी, वो करी मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। तो उन्होंने उसमें ये बोला कि आप हमको रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन राइट्स दे दो। कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो यहाँ पे दीवानी राइट्स लिखा है ना, इसका मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन या फिर टैक्स कलेक्शन राइट्स। ठीक है। तो दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांटेड टू द कंपनी बाय शाह आलम टू। अब शाह आलम टू एक्सेप्टेड कंपनी अथॉरिटी। ठीक है। अब ये मेजर रेवेन्यू कलेक्टर बन गई, और सीधा सीधा रूल है कि अगर आपको कहीं राज करना है तो उसका पहला जो साधन होता है, स्टेप होता है, आपके पास इकोनॉमिकली आप मजबूत होने चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो। आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, अपनी तरीके से चीजें चला सकते हो, हथियार खरीद सकते हो, सोल्जर्स खरीद सकते हो। तो पहला जो उन्होंने काम किया वो रेवेन्यू राइट्स लेने का किया, जिससे वो इकोनॉमिकली
मजबूत होगा ब्रिटिश। अब यहाँ से फाउंडेशन होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, दीवानी राइट्स ले लिए कंपनी ने और कंट्रोल ऑफ बंगाल्स रेवेन्यूज आ गया। अब क्या होता है, ये मिस गवर्नेंस एंड करप्शन लिखा है यहाँ पे। तो इस मिस गवर्नेंस एंड करप्शन का क्या मतलब है? इस मिस गवर्नेंस और करप्शन का ये मतलब है कि जब कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, तो क्या था कि कंपनी तो जाती थी घाटे में और कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे जैसे रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग वो होते अमीर। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि कंपनी के थ्रू नहीं, खुद पर्सनली ट्रेड करने लग गए और पर्सनली रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए जो हमारे लोग थे इंडियन से उनसे, और कंपनी में वो फंड्स ही नहीं देते थे, वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो अपने पास रखते थे। ऐसा कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जब लौट कर ब्रिटेन गए तो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन थे वर्ल्ड के, ब्रिटेन के नहीं वर्ल्ड के, मतलब इतना पैसा उनको रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया था उस टाइम। ठीक है, तो ये मिस गवर्नेंस और करप्शन होने लगा और देखिए कंपनी ऑफिशियल्स ग्रू वास्टली वेल्थी। कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो तो वेल्दी होने लग गए, अमीर होने लग गए और कंपनी चली गई घाटे में। अब जब कंपनी घाटे में चली गई तो कंपनी फेसेस बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवाला निकल जाना। हम देखते हैं ना भाई, किसी का दिवाला निकल गया, कोई कंगाल हो गया, ठीक है, अब पैसा नहीं है उसके पास। जबकि जो जो भी कंपनी का ऑफिशियल वहां जाता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नोटिस कर रही थी ये तो अमीर हो रहा है लेकिन कंपनी क्यों घाटे में जा रही है। तो कंपनी को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे हो रहा है करप्शन। तो कंपनी को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे हो रहा है करप्शन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे एक्ट्स पास करती है इन द फ्यूचर ताकि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके। तो कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए गए टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि जो कंपनी घाटे में जा रही है वो ना आ जाए और कंपनी के ऑफिशियल्स जो करप्शन कर रहे हैं उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ एक्ट्स पास होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आज हम जितने एक्ट्स करने वाले हैं वो 1858 से पहले के करने वाले हैं, मतलब एक्ट्स पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल टिल द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट से फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है आप समझिए। केंद्रीकरण ऐसा है कि आज हमारी जो भारत की व्यवस्था है, ठीक है, राज्य व्यवस्था है, वो ऐसी है कि हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अलग अलग राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो सरकार है राज्य की, जहाँ पे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और सेंटर में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सेंटर में पार्लियामेंट है, राज्य में विधानसभा वगैरह है। अब ऐसा हो जाए कि जो अलग अलग हमारे राज्यों की विधानसभाएं उन सब की पावर जो है सेंटर अपनी तरफ ले ले और बोल दे कि अब से तुम डिसमिस हो, सेंटर का राज चलेगा, यहीं से चलेगा जो चलेगा। ठीक है, इससे बोलते हैं केंद्रीकरण, मतलब एक अपने पास पावर ले ली एक जगह में। तो यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने क्या, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पहला कदम था केंद्रीकरण का। केंद्रीकरण कैसे हुआ, जो बंगाल था वहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्थापित किया। ठीक है, उसे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर्स की, और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, मतलब कानून बनाने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कंसोलिडेट कर ली पावर की, एक जगह से पूरा देश चलाएंगे। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश किया गया था, और मैंने आपको भी बताया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और काउंसिल ऑफ 4, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब वो लोग जो कानून बनाएंगे भी और इंप्लीमेंट करेंगे उस टाइम के हिसाब से। और जब सुप्रीम कोर्ट और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों स्थापित हुई रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो इन दोनों में झगड़े स्टार्ट हुए, क्योंकि जो कानून वो बनाते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन खड़ा कर देता था ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बना, एक तो बना सुप्रीम कोर्ट और दूसरा क्या बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट इस चीज को मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करता है और ये बोलता है कि नहीं, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ 4 में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो यहाँ पे डिफेक्ट्स है ना रेगुलेटिंग एक्ट के, उसके डिफेक्ट्स को कम करने के लिए आया था। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट से डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले से थे। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई 6 मेंबर्स की, जो ब्रिटेन में बैठेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ठीक है, वो यहाँ से वहां रिपोर्ट करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को या फिर ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है उसको। फिर चार्टर एक्ट्स आते हैं 1793 और 1813 के। इससे धीरे धीरे कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कम कर दिया गया और कमर्शियल फंक्शंस को भी कम कर दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट आता है 1833 का। यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई और कंपनी को बोला कि आप एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, मतलब आप जो सिविल मैटर्स हैं जैसे पुलिस वगैरह है वही देखोगे आप, और ट्रेड की जो है वो खत्म कर दी गई आपकी। और लास्ट में आता है चार्टर एक्ट 1853। इसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके सब देखेंगे आगे। फिर 1858 में फाइनली ट्रांसफर टू क्राउन, अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया आ जाता है, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होता है 1857 का, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सस्पेंड करती है एआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अपने हाथों में सत्ता ले लेती है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, ये पद स्थापित किया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर्स की। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये कानून बनाएगी भी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। ठीक है, फिर इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है कैलकाटा में। जब ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 3+1। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब है कितनी संख्या है जजेस की। तो जो संख्या थी सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम वो थी 3+1, मतलब 3 जजेस और एक जो था चीफ जस्टिस। पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे इलीजा इम्पी। ठीक है, क्या नाम था? इलीजा इम्पी, ELIJAHIMPEY। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने लगे। फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि लड़ाई होने लगी। किस बात पे? तो क्या था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 थी, ये कोई कानून बनाती थी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसे पास करते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी कि उसमें हस्तक्षेप करती थी और बोलती थी ये जो कानून बनाया ना आपने ये ठीक नहीं है। तो इससे क्या होता था कि कानून भी ढंग से नहीं बन पाता था और फ्रिक्शन आता था। ठीक है, डिले होता था, ये लोग भी परेशान होते थे और ये लोग भी अपनी चलाने के चक्कर में, वो होता है ना कि मैं महान मैं सुपीरियर, वो वाली चीज आती वो आने लगी। उसके अलावा क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर धीरे धीरे लाना स्टार्ट कर। ठीक है, ये धीरे धीरे लाना स्टार्ट कर, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब इसके जो डिफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल्स एक्शंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई भी कानून बनाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह नहीं होगी। वो चाहे जो कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट अब उनके मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो है दायरा अलग है और गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 का दायरा अलग है। ठीक है, रिजॉल्विंग द स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन ऑफ 1773। इसका मतलब यही है कि इसने जो भी लड़ाई हो रही थी इनके बीच में उसे रिजॉल्व कर दिया, उसे सुलझा दिया। ठीक है, ये दोनों एक्ट्स हमने पढ़ लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा, तो इसे ध्यान से देख लेना। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग करी। एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना ये पहले से था, ये इंडिया में ही थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे। इनके कमर्शियल फंक्शन थे। कमर्शियल फंक्शन का मतलब होता है ट्रेडिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब जो भी ट्रेड वगैरह होगी ना वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो ब्रिटेन में बने, 6 मेंबर्स थे, 6 कमिश्नर्स। ये क्राउन ने अपॉइंट किया था। ठीक है, जितने भी सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। ठीक है, कि भाई अगर कंपनी कहीं वॉर करेगी तो हमें बताएगी कहां वॉर कर रही है और क्यों वॉर कर रही है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स देखते थे ब्रिटेन में बैठे बैठे। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये इनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल थे। तो
पिट्स इंडिया एक्ट ने दो डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो जो वो कमर्शियल मतलब बिजनेस वाले फंक्शन संभालेंगे, ठीक है। मेंटेन ट्रेड मोनोपोली एंड रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी पैटर्नेज, है ना, कि भाई हाँ आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आपका ही राज है इंडिया में, लेकिन जो कमर्शियल फंक्शन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। हम एक और बॉडी स्थापित कर रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शन देखेंगे। एक और चीज इसने करी कि यहाँ पे पहली बार एक वर्ड यूज हुआ, ब्रिटिश पोजेशन। ब्रिटिश पोजेशन का ये मतलब है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया आर अंडर ब्रिटिश पोजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब से जो कंपनी की टेरिटरीज है ना इंडिया में, ठीक है, वो ब्रिटिश पोजेशन है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तुम राज नहीं कर रहे हो, तुम हमारे नाम पे राज कर रहे हो, ठीक है, तुम हो वहां, ये मान लिया हमने भाई तुम राज कर रहे हो, तुमने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया, बक्सर जीत लिया, जो भी करना था कर लिया, लेकिन तुम हमारे नाम पे राज कर रहे हो, तुम्हारे अड्डे। तो ब्रिटिश पोजेशन जो वर्ड है, ध्यान से सुनना आप लोग, ब्रिटिश पोजेशन जो वर्ड है वो पिट्स इंडिया एक्ट ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। इसे पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो पिट्स द यंगर थे, उनके नाम पे एक्ट था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टेब्लिश द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स, इनिशिएटिंग द एरा ऑफ डुअल गवर्नमेंट। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट, तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट लगाना है उसमें कि कौन सा एक्ट था जिसने डुअल गवर्नमेंट की स्थापना करी थी। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट है, और एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ब्रिटिश पोजीशंस, ठीक है। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं। एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके एग्जैक्ट 20 साल बाद आया था। एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि हर 20 साल में हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है ना, उसे रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो 1773 में इन्होंने ट्रेड जो मोनोपोली थी कंपनी की, वो रिव्यू करी कि 20 साल, हर 20 साल बढ़ाई जाएगी, और हम देख सकते हैं कि कौन से मतलब साल में हम कंपनी का कुछ मोनोपोली जो ट्रेड वगैरह है उसे रिड्यूस करें। बट 1773 ने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो बढ़ाई 20 साल। अब 1793 के चार्टर एक्ट से कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को फिर से 20 साल बढ़ाया गया। पहला स्टेप इसने किया। दूसरा स्टेप इसने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करने का। मतलब आप देख सकते हो कि लॉज ठीक बने हैं कि नहीं, जो कानून पास करती है गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर, वो ठीक लॉज बना रही है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर दे दी गई वापस। तीसरा इंपॉर्टेंट इसने यहाँ किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, 6 सदस्य जो पिट्स इंडिया एक्ट से वहां ब्रिटेन में उनकी वो बनाई गई थी, ठीक है, उनको जो अब सैलरी जाएगी ना वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भारत से उनकी जो तनख्वाह है वो भारत से जाएगी, वहां पे उनको मिलेगी। तो कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वाज इंक्रीज फॉर अनदर 20 ईयर्स, ठीक है। हर 20 साल मैंने आपको बताया कि रिन्यू होगा। ट्रेड मोनोपोली का मतलब यही है कि अभी कंपनी ही भारत में ट्रेड करेगी, दूसरी कंपनी कोई ब्रिटेन से नहीं आ सकती ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एम्प्लॉइज वर टू बी पेड बाय इंडियन रेवेन्यू। जो भारत से जनरेट हुआ जो रेवेन्यू है उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो 6 मेंबर हैं, जो उनके लोग हैं, उनको वहां से सैलरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट वॉज ग्रांटेड द पावर ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब यही है कि इंटरप्रेट कर सकते हो आप लॉज को देख सकते हो सही है कि नहीं, ठीक है। अब 20 साल गुजरते हैं और आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया कि अब ट्रेड मोनोपोली कंपनी की रिड्यूस कर दी। कैसे रिड्यूस कर दी? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला कि आपकी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली को हटाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया में अब आपकी ट्रेड मोनोपोली नहीं है, अब दूसरी कंपनीज भी ब्रिटेन से जा सकती है और इंडिया में ट्रेड कर सकती है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है किसके साथ? एक तो चाइना के साथ और ट्रेड टी में, मतलब चाय में और चाइना में। तो चाइना के साथ उसकी ट्रेड मोनोपोली बरकरार रखी इस एक्ट ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली बरकरार रहेगी, प्लस चाय में भी बरकरार रहेगी। तो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना मोनोपोली वॉज स्टैब्लिश्ड, और जो दूसरी थी मतलब इंडिया के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी वो उसको हटा दिया। देखिए, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, ठीक है, बट इट्स ट्रेड मोनोपोली विद चाइना वाज कंटिन्यूड एंड विद इन टी आल्सो, मतलब चाय में। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजन ये आता है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए इस एक्ट ने सैंक्शन किए थे कि आप इंडियंस को एजुकेशन दीजिए, जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो। देखिए, कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, या कोई भी
आप ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किसी भी बड़े बिजनेस ग्रुप को, जैसे सपोज करिए अडानी ग्रुप को बोलें कि आप जाओ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कोई भी कंट्री है, जैसे सपोज करिए केन्या ले लीजिए, वहां जाके आप ट्रेड करो, और अडानी ग्रुप वहां राज करने लग जाए, ठीक है। अब अडानी ग्रुप वहां राज करने लग रहा है, तो अडानी ग्रुप ये चाहेगा कि मेरा जो एजुकेशन है, मेरी देश की जो पढ़ाई है, वहां ये फैले, ताकि वहां के लोग अपने आप से उसके गुलाम हो जाए। भाई मैं ये दिखाऊं कि मेरी एजुकेशन ज्यादा सुपीरियर है तुम लोगों से, ताकि तुम अपने आप मेरे से मतलब नीचे रहो, गुलाम बन के रहो। तो ऐसा ही इस एक्ट ने किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने, कि अपनी जो ब्रिटिश एजुकेशन थी वो इंडिया में फैलाने के लिए सैंक्शन किए 1 लाख, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला कि जाओ अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म को प्रोपोगेट करो, रिलीजन को प्रोपोगेट करो। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धर्म का मतलब ये होता है रिलीजन। अगर आप किसी दूसरे के रिलीजन को नीचा बता के और खुद का रिलीजन ऊपर बता दोगे ना उससे, तो उसे लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, कि इसका जो है रिलीजन ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं अब इसका रिलीजन फॉलो करता हूँ। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उस टाइम कई सोशल रिफॉर्मर्स आए थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जो जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था, जो ब्रिटिश आइडियल्स को बहुत पसंद करते थे, ठीक है, जो हमारे पुराने जो कुरीतियां थी इंडिया में, उनको वो पसंद नहीं करते थे। तो देखिए यही हुआ ना कि रिलीजन, मतलब यहाँ पे आए क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया, तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों पे असर पड़ा। देखिए, राजा राम मोहन रॉय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ बुरा किया, ये था उनकी अपनी सोच थी। वो बाकी धर्म को भी उतना इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे, और वो एक मतलब एक धर्म में मानते थे, वो मोनोथीज्म में मानते थे। उनको लगता था कि एक धर्म रखो और मूर्ति पूजन वगैरह मत करो, पॉलीथीज्म में नहीं मानते थे वो, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, तो इस वजह से ब्रिटिश जो थे गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आप लोग जाओ धर्म का प्रचार। तो 1 लाख वॉज ग्रांटेड एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियंस। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। ये जो प्रोविजन है फोर्थ और फिफ्थ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये जो 3 प्रोविजन है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ये देख लीजिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। वहीं पे मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिप द ईआईसी ऑफ इट्स ट्रेड मोनोपोली, और क्या किया कि इनका टी ट्रेड में और मोनोपोली विद चाइना इसको कंटिन्यू किया गया। दूसरी बात, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया, और एक एनुअल स्टेट ग्रांट दिया 1 लाख रुपीज का, ताकि वो मतलब यहाँ पे जो प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंसेज अमंग इंडियन नेटिव्स है, इसका मतलब एजुकेशन, ठीक है। हम दोनों ये दोनों एक्ट हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वहां से एक पद स्थापित किया गया, उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था, मतलब जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज की पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो धीरे धीरे एक तरफ देने लगे। अब क्या होता है कि चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 में फर्स्ट टाइम ये बोला गया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट स्टैब्लिश की गई, ठीक है। और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब टोटली ही जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की पावर को डिप्राइव कर दिया गया और बंगाल को दे दिया गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि भाई एक पद स्थापित किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो बंगाल से रूल करेंगे। दूसरी चीज क्या करी इस एक्ट ने कि फर्स्ट टाइम एक लॉ कमीशन का फॉर्मेशन किया, और एक लॉ मेंबर थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4, याद है आप लोगों को गवर्नर जनरल की, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 में एक नए लॉ मेंबर की एंट्री की गई। वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे जिन्होंने वहां पे एंट्री की थी, उनका नाम था थॉमस बेविंगटन मैक्लॉय, जिन्होंने मैक्लॉय मिनट नाम से भी एक एजुकेशनल रिफॉर्म किया था, ठीक है, वो अलग बात है। बट वो एक लॉ मेंबर की तरह फर्स्ट लॉ मेंबर बने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 में एंट्री करते हैं। एक लॉ कमीशन की स्थापना हुई, और थॉमस बेविंगटन मैक्लॉय एक लॉ मेंबर थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ जो काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 उसमें एंट्री, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों प्रोविजन के अलावा कि
हमने देखा 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी गई इंडिया में, लेकिन चाइना और टी में थी मोनोपोली, बट अब वो भी मोनोपोली एंड कर दी गई और कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। जितने बिजनेस कमर्शियल फंक्शंस थे वो कंपनी के लिए लिए गए और बाकी जो कंपनी से ब्रिटेन में उनको अलाउ किया गया कि आप भी आराम से ट्रेड करें, आप कंपनी की जो भी मोनोपोलीज हैं ट्रेड में खत्म कर दिए। ठीक है, ये 3-4 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए। और हाँ, एक ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का यहाँ पे पद स्थापित किया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर्स परमानेंटली स्ट्रिप्ड फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब जितनी लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति थी, वो पूरी की पूरी बंगाल को दे दी गई। ठीक है, पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया अब एक जगह से। फिर EIC लूजेस टी एंड चाइना ट्रेड, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब सिर्फ कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, अब बिजनेस करना बंद। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक पहले बने। ठीक है, इनको एक्सक्लूसिव सेंट्रलाइज सिविल और मिलिट्री पावर्स मिली जितनी भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी उन पर। फर्स्ट लॉ कमीशन बना, एस्टेब्लिश अंडर लॉर्ड मैक्लॉय टू कोडिफाई इंडियन लॉज। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे और उनके अंडर ये लॉ कमीशन बना। आज जो हम वर्ड सुनते हैं ना, मतलब इंडियन पीनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम ये सब में बदल गया है, लेकिन उस समय इंडियन पीनल कोड और वो सब हुआ करता था। तो वो जो स्टार्टिंग थी ना वो इन्हीं के अंडर हुई थी, पहले लॉ कमीशन की। तो आप देख रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट टाइम कि आप जब पार्लियामेंट देखते हो तो ये सब इमेजिन होता है तो मजा आता है स्टार्टिंग का वही। तो अब मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि हमने एक गवर्नर जनरल है। ठीक है, गवर्नर जनरल है और उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर्स की। ठीक है, तो आज के सिनेरियो से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसी तरीके से है। भाई यही तो हुआ कि गवर्नर जनरल तो हो गए आज के प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ 4 हो गई वो हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो आज से रिलेट करके पढ़िए आप इसको, है ना, ये चीज आप जान लेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें देखने लायक है कि आर्टिकल 74 जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये बोलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आप उससे भी इसको लिंक कर सकते हैं कि 1773 में ही ये स्टार्ट हो गया था कि एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी 4 की, जिसका काम क्या होगा, लॉ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये तब से चल रहा है ये। अब इसमें चार्टर एक्ट 1833 हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है कि इंडियन सिविल सर्विस आपने सुना होगा उस टाइम चलती थी, है ना? तो इंडियन सिविल सर्विस जो था वहां पे स्टार्ट हुई थी, तब क्या था, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडियन सिविल सर्विस में बैठ सकते थे, अपीयर हो सकते थे और वही एग्जाम क्लियर करते थे। और जो भी सिविल सर्वेंट्स बनते थे वो बहुत ज्यादा सैलरी एक्सट्रैक्ट करते थे इंडियन रेवेन्यू से। तो 1833 के और ये क्या होता था, ये कंपनी को फायदा होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है। कंपनी के ऑफिशियल ही तो बन रहे सिविल सर्विस के एम्प्लॉय, कंपनी को फायदा होता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम सिविल सर्विसेज को ओपन कंपटीशन रख देंगे, मतलब इंडियंस को भी अब पेपर देने देंगे, एग्जाम देने देंगे, तो उससे क्या होगा कि इंडियंस इंक्लूड होंगे सिविल सर्विसेज में। अगर इंडियंस इंक्लूड होंगे तो वो भी रेवेन्यू वहां से उनको भी सैलरी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑफिशियल सिर्फ उस सैलरी बनेंगे। तो ऐसे हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने अटेम्प्ट किया कि जो सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें ओपन कंपटीशन रखा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू ओपन द सिविल सर्विसेज आल्सो फॉर इंडियंस। ठीक है, ओपन कंपटीशन। अब फाइनली हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की तरफ। मैंने आपको अभी बताया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ओपन कंपटीशन को अटेम्प्ट किया कि हाँ, अभी स्थापित नहीं हुआ है, अभी इंडियंस एग्जाम नहीं दे सकते। 1833 के चार्टर एक्ट ने अभी सिर्फ उसको मतलब अटेम्प्ट किया, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से जो ओपन कंपटीशन था उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, वो लागू हो गया और अब इंडियंस भी उसमें सिविल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हैं एग्जाम्स में। दूसरी चीज क्या हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 बनी थी, तो पहले ये स्टार्ट हुई थी हमारी जो अभी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल है, उसके आसपास काउंसिल ऑफ 4 है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, वही लॉ बना रहे हैं, वही बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन अब एक 6 मेंबर्स की उनके बाहर 6 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कानून बनाने की एक बॉडी अलग से 6 मेंबर्स की स्टैब्लिश कर दी गई। तो ये हमारा बन गया आज का पार्लियामेंट। ऐसा ही तो होता है भाई, हमारे जो एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, वो लेजिस्लेचर ही तो है, कानून बना रहा है, और उन्हीं में से जो है हमारे मेजोरिटी पार्टी जो होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, उन्हीं में से मंत्री बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि गवर्नर जनरल है इंडिया का, आसपास काउंसिल ऑफ 4 है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कानून इंप्लीमेंट करेगी, और उसके बाहर एक नई बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 नए मेंबर्स की एंट्री होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब ये लोग कानून बनाएंगे और ये लोग जो है कानून का एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वर एडेड, फॉर्मिंग द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अ फंक्शनल मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी पार्लियामेंट की, ठीक है। ओपन कंपटीशन, मैंने आपको बता ही दिया कि सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया गया कंपटीशन, अब इंडियंस में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या की गई, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना ईआईसी के, जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़े थे कि भाई एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया के थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कमर्शियल फंक्शन से क्या, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, इसको अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश का मतलब होता है इनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एलाइट कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस ओपन टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब जो चार्टर एक्ट था 1853 का, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन यही है कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर इसने स्थापित करी 6 मेंबर्स की, ठीक है, क्योंकि आप वो पार्लियामेंट से रिलेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको ये चीज बताई कि हर 20 साल में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो रिन्यू हो रही थी, ठीक है, हो रही थी भाई। 1773 से रिन्यू हुई, 1793 आया, 1793 से भी रिन्यू हुई, 1813 आया, लेकिन 1813 ने उसकी रिड्यूस कर दी मोनोपोली, इंडिया से जो ट्रेड मोनोपोली थी वो हटा दी, ट्रेड इन टी एंड चाइना को रहने दिया। फिर 1833 ने बिल्कुल ही उसको समाप्त कर दिया, कंपनी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब 1853 ने क्या किया कि पहले तो वो बोले थे कि हाँ हर 20 साल हम आपकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिना टाइम लिमिट स्पेसिफाई किए ये बोल दिया कि हाँ चलो हम आपका बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंपनी आपका पैकअप कभी भी हो सकता है। अगर आप टाइम लिमिट नहीं बताएंगे तो मतलब ये हो जाता है ना कि कभी भी आप फिर उस चीज को हटा सकते हैं। तो अब बिना टाइम लिमिट स्पेसिफाई किए अब बोला गया कि कंपनी आपका रूल कभी भी खत्म हो सकता है। देखिए, अनलाइक प्रीवियस एक्ट्स, इस चार्टर ने स्पेसिफाई नहीं किया, डिड नॉट स्पेसिफाई कोई टाइम फ्रेम, मतलब कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया। पिछले तो हर 20 साल में स्पेसिफाई करी थी, बट टाइम इस बार स्पेसिफाई नहीं किया। फॉर रिन्यूअल सिग्नलिंग पार्लियामेंट्स रेडीनेस टू अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब कभी भी ब्रिटेन पार्लियामेंट का अब कंट्रोल आ सकता है, ईआईसी को कभी भी अबॉलिश किया जा सकता है। और आप देखिए थोड़े साल बाद ही मौका आता है, 1857 का रिवोल्ट होता है, फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ईआईसी को अबॉलिश कर लिया जाता है। आज हम यहीं तक एक्ट्स करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया कि ये सब कैसे शुरुआत हुआ इस सब का। फिर मैंने आपको ये जो एक्ट्स थे उनको भी एक बार मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आप यहाँ पे इस चीज को ले लीजिए, मतलब सोचिए, आप समझिए इस चीज को कि कैसे पार्लियामेंट की स्टार्टिंग, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, फिर कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और ये सब कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे लाते गए, आज हमने उसी प्रणाली को अपना लिया है। तो कुछ रिवीजन टाइप कर लेते हैं अब इसमें, ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करने में दिक्कत ना हो। तो 1773 के का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसका क्या था कोर ऑब्जेक्टिव, ताकि ईआईसी को रेगुलेट कर सके, और फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीकरण का। इसने क्या किया इंपॉर्टेंट प्रोविजन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक जो है पोस्ट को स्थापित किया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था पार्लियामेंट्री कंट्रोल में। दूसरा इसने क्या किया, काउंसिल ऑफ 4, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 स्थापित करी, और सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, वो उससे पहले क्या होता आया था कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसने उसके डिफेक्ट फिक्स किए। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया कि डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग करी, जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर्सेस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, स्टैब्लिश डुअल गवर्नमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1813 ने फ्री ट्रेड प्रेशर को खत्म किया। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी की ही मोनोपोली चलती जा रही थी ट्रेड में, उसको खत्म किया गया, और
मतलब इंडियन ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया और दूसरी जो कंपनी थी ब्रिटेन में थी उनको भी अलाउ किया कि आप जाओ ट्रेड करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राउन की सोवरेनिटी असर्ट करी। इसका मतलब ये होता है कि अब तुम जो हो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्राउन के सब्जेक्ट हो, तुम अपनी मर्जी से रूल नहीं कर रहे। 1833 ने कंप्लीट कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन किया, मैंने आपको बताया टोटली पावर्स ले ली गई। जहां भी वर्ड आप सेंट्रलाइजेशन सुने ना, केंद्रीकरण, ये मान लीजिएगा कि बंगाल में पावर, सब पावर बंगाल की तरफ शिफ्ट कर दी गई और उन दो प्रोविंसेस से पावर ले ली गई, ठीक है। जैसे आप कई बार मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सुपर हीरो मूवीज हम अमूमन देखते हैं, जैसे एवेंजर्स वगैरह, ठीक है, सबने देखी होगी। तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो इन्फिनिटी स्टोन्स से, ठीक है, वो सारी एक ही पावर्स थी सबकी, तो केंद्रीकरण हो गई थी पावर्स। वो जो एम्बुलेट था थैनोस जो पहनता है, ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो पावर्स थी ना, केंद्रीकरण हो गई, सेंट्रलाइज हो गई, ठीक है। इस तरह से कौन सी, बॉम्बे और मद्रास की बंगाल में चली। इसने 1833 के एक्ट ने क्रिएटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले थे विलियम बेंटिक। अब ईआईसी बिकम्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव शेल, मतलब पूरी कमर्शियल बिजनेस जो इसकी वो थी वो सब खत्म कर दिया गया। 1853 ने क्या किया कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म का ये मतलब है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको ओपन कर दिया गया कि आप इंडियन स्पेस में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। एक अलग से 6 मेंबर्स की लेजिस्लेचर बनाई दी गई और यहाँ पे क्राउन टेक ओवर का जो ग्राउंड वर्क है वो आ गया था, क्योंकि 20 साल वहां टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि प्री 1757 क्या हुआ कि कंपनी ने सिर्फ अपना एक स्थापत्य स्थापित करने की कोशिश करी और एक, मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा सा जांचते हैं एनवायरनमेंट को कि क्या है। फिर उसके बाद जब बैटल्स वगैरह हुए तब वो टेरिटोरियल पावर बनी, ठीक है। तो कंपनी 1757 से 1772 टेरिटोरियल पावर बनती है। दीवानी राइट्स को एक्वायर करती है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, ठीक है। फिर पावर, वेल्थ, करप्शन, ये सब स्टार्टिंग में होता है। अब 1773 से 1793 पार्लियामेंट इन सब चीजों को देखता है और देखता है कि कंपनी घाटे में जा रही है और हमें ऐसे एक्ट्स पास करने पड़ेंगे जिससे कंपनी रेगुलेट हो सके, करप्शन खत्म हो सके। तो पार्लियामेंट क्या करती है, पास करती है कुछ एक्ट्स को 1773 से 1793 तक। अब 1813 से 1833 और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है, क्राउन सुपरविजन ज्यादा होता है, ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश की जाती है कंपनी की, ठीक है, और एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको बना दिया जाता है। 1853 में मैंने आपको बता ही दिया है कि ओपन कर दिया कंपटीशन, टोटली सेंट्रलाइज कर दिया था और लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक करेंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और फॉलो करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉलेजेबल पॉलिटी वीडियोस के लिए और जीके वीडियोस के लिए, ठीक है। चैनल का नाम है मेरा अड्डा 24/7 जीके पाथ फाइंडर। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।